नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। पिछले दिनों नितिन गडकरी ने एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में बयान दिया कि बीजेपी एक ऐसा साबुन है जिससे कई लोगों की सफाई हो जाती है। वैसे एक बात यहां पे नोट करने लायक है कि नितिन गडकरी ने यह बयान दिया उससे पहले सीएजी ने अपनी रिपोर्ट फाइल की थी। सीएजी की रिपोर्ट में सड़क निर्माण के खर्च को लेकर सवाल उठाए गए। वैसे यहां पर मुद्दा इस बात का है कि सड़क निर्माण को लेकर सीएजी ने जो प्रश्न उठाया है, शायद ही पिछले 10 साल में मोदी सरकार के किसी मंत्री के कामकाज पर सीएजी ने अपनी उंगली रखी हो। ऐसा बहुत कम बार हुआ है जब सीएजी के लपेटे में मौजूदा मोदी सरकार का कोई मंत्री फंसा हो। इससे पहले जब यूपीए की सरकार थी तो सीएजी की रिपोर्ट की वजह से कांग्रेस के नाक में बिल्कुल दम कर दिया था। परेशानी इतनी बढ़ गई थी, भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा बन गया था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन अन्ना हजारे ने इतना बड़ा आंदोलन किया और बीजेपी की सरकार पहली बार दिल्ली पर पूर्ण बहुमत के साथ में आई और उसे जनता ने दूसरी बार आने का भी मौका दिया। पिछले 10 साल में ओवर एक्सपेंडिचर, भ्रष्टाचार, इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी के मंत्री को कभी नहीं घेरा गया है और अगर घेरा गया हो तो भी उसकी घटना बहुत कम है। अब जब नितिन गडकरी के डिपार्टमेंट पर सीएजी ने रिपोर्ट बनाई है तो नितिन गडकरी इन्होंने कैमरे पर आकर बिल्कुल साफ कह दिया है कि हर एक सवाल का, हर एक पैसे का मैं हिसाब दे सकता हूं और हर मुद्दे का मैं जवाब दे सकता हूं। यानी कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, यह बात नितिन गडकरी ने ताल ठोक कर बता दी है। वैसे महाराष्ट्र के कुछ वेब पोर्टलों पर यह खबरें आई कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री पद से कितने दूर हैं और कब हिट एंड मिस हो गया प्रधानमंत्री बनते बनते, यानी कि गडकरी प्रधानमंत्री बनते हुए रह गए। ये सारे मामलों पर आज चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सत्ता के गलियारों में यह भी चर्चा हो रही है कि नितिन गडकरी ने ऑर्गेनिक साबु ये मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि सीएजी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट फाइल की। हालांकि इस बात की न कोई पुष्टि है, ना ही नितिन गडकरी ने या फिर किसी व्यक्ति ने ऑन कैमरा यह बात बताई है, लेकिन चर्चा तो यहीं चल रही है। आज इस चर्चा और इस मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जयंत माइनकर जी, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक। जयंत माइनकर जी के साथ आज हम चर्चा करेंगे। जयंत जी, हमें यह बताइए कि यह क्या मामला है? ये सीएजी की रिपोर्ट आना और नितिन गडकरी का बयान देना, पहली बात तो ये दोनों ही हमारे कोइंसिडेंस है? कोइंसिडेंस नहीं है, डेलिबरेट है। आपने अपने एंकरिंग में जो कहा कि 9 साल में एक भी बार, यानी ये भी मैनेज किया हुआ, मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं कि करप्शन बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो बोल नहीं सकते। लेकिन एक जो बीजेपी का दावा है कि 2014 से हमारे ऊपर एक भी करप्शन का आरोप नहीं लगा। अब ऐसा है कि 2004 से 14 तक जितने आरोप आए उसमें सब कुछ भी नहीं मिला, 2G 3G और यहां तक बोफोर्स में भी कुछ भी नहीं मिला, ये कोर्ट में भी मान लिया। मेरे को जरा थोड़ी सी दूसरी बातें बोलनी है। कोई भी कैग रिपोर्ट या किसी भी आयोग, कमीशन का रिपोर्ट, ये किसी भी सरकार के ऊपर, चाहे राज्य का रहे चाहे केंद्र का रहे, उनके ऊपर वो स्वीकारना, उसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करना, ये बाइंडिंग नहीं होता।
दिस इज जस्ट अ गाइडेंस फॉर द गवर्नमेंट। उनमें से आपको जो लेना है वो ले सकते, आपको नहीं लेना तो आप फेंक सकते हैं। ये मुझे याद है इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के बाद ठक्कर कमीशन से लेके यही ठक्कर कमीशन इम्प्लीमेंट करो या ठक्कर कमीशन रिपोर्ट दे दो, तो रिपोर्ट को हमको जो लेना है वो देंगे। श्री कृष्ण कमीशन जो महाराष्ट्र में हमने कवर किया है, तो एक बार मनोहर जोशी जब सीएम थे उन्होंने बोला था मुझे जो इम्प्लीमेंट करना है वो मैं करूंगा। तो कैग या इसके ऊपर आना जो चंद्रशेखर बावनकुळे, जो हालांकि नितिन गडकरी के एक तरह से माना जाए तो बिल्कुल वो उनके ही कार्यकर्ता, नितिन गडकरी के लॉयलिस्ट है, वो सामने आए ये बोलने के लिए कि भाई ये कैग का रिपोर्ट ये कुछ बाइंडिंग नहीं रहता। मेरा मेरा कहना ये है, हम भी मानते हैं लॉ, हम भी जानते हैं, बात ये है कि जब आपके पास आज तो 303 है, इसके लिए आप बोल रहे हैं कि ये बाइंडिंग नहीं है। जब आपके पास 1, 2, 4 एंड 1984 में 2 थे, 57 में 4 थे भाजपा के जनसंघ के साथ, तब आप यही कैग के रिपोर्ट को लेके पूरे लोकसभा में चिल्लाते थे और बोलते थे कि देखो आपका ये करप्शन है। और इसी प्रकार से भारत का जिसको पहला करप्शन का एलिगेशन बोला जाना चाहिए वो जीवन बीमा के बारे में 1957 में आया था। उसके बाद एक मेजर स्कैम इन्हें बोफोर्स बोलना चाहिए। उसके बाद 3G 2G फॉर्डर जो भी कुछ बोलो, कैग में या कमीशन में कुछ भी आया उसको कोई मीनिंग नहीं है। बात यह है कि इसमें से कन्विक्शन कहां तक हुआ। तो बोफोर्स के बारे में हमको पता है कुछ भी नहीं हुआ, हमको यह भी पता है 2G 3G में नहीं हुआ, और हमको ये पता है फॉर्डर में क्या हुआ। तो आज यही डिफेंस, यानी एक जमाने में जो मुद्दों के ऊपर आप कांग्रेस को घेरने की कोशिश करते थे कि भाई आप ये आपके ऊपर एलिगेशन आए हैं, आप जब आपके ऊपर यही मुद्दे आ रहे हैं तो आप ये डिफेंस कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट हमारे लिए बाइंडिंग नहीं है। तो फिर रिपोर्ट आया क्यों? अब राजनीति यहां से शुरू होती है। राजनीति ये ऐसी शुरू होती है कि अपने ही पार्टी का एखादी व्यक्ति जो शायद हमको राइवल बन सकती है, इसको विरोधी पार्टी के ऊपर इनके ऊपर करप्शन के या और भी कोई लांछन लगाए जिसकी वजह से उसकी बदनामी हो जाए, और विद इन द पार्टी हमको कोई भी राइवल नहीं रहे। वेरी क्लियर। इसके बाद मैं बोल रहा हूं कि नितिन गडकरी को 2010 में 2009 या 10 जब भी वो भाजपा के अध्यक्ष बने, तब मागो वैद्य, MG वैद्य जो आरएसएस के पहले प्रवक्ता थे, पत्रकार थे, आज नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने एश्योर किया था, और उनका एक रुतबा जो है वो सरसंघ चालक से ऊपर है। तो उन्होंने एक नितिन गडकरी को एश्योर किया था कि आप नेक्स्ट अटल आडवाणी होंगे। और संघ परिवार, आरएसएस, रेशिमबाग हेडक्वार्टर नागपुर आज भी नितिन गडकरी को ही पंतप्रधान पद का रियल दावेदार मानता है। क्योंकि जो भी कोई 5-6 हजार फुल टाइम और प्रचारक जिसको बोलते संघ के काम करने वाले होंगे, उसमें से 3000 महाराष्ट्र से निकले हुए हैं, और उसमें से भी 2500 अगर जातीय तौर पे बोला जाए तो उसी ब्राह्मण कम्युनिटी के है जिस कम्युनिटी के खुद नितिन गडकरी है। तो उनको एक बहुत बड़ा विद इन आरएसएस जो है वो सपोर्ट है। फिर ये हारे क्यों प्राइम मिनिस्टर की रेस 2014 में? इट्स वेरी सिंपल। अगर आडवाणी जैसे एक वेटरन को नरेंद्र मोदी गोधरा कार्ड दिखा के उनको हरा सकते हैं, तो उनके सामने नितिन गडकरी यानी किस झाड़ की पत्ती। तो 2014 में गोधरा और हिंदू मसीहा एक मोदी की इमेज, उसके सामने गडकरी कुछ भी नहीं रहे, और उनको बिल्कुल पोलाइटली जो आपको चाहिए वो ले लो, आपको चाहिए नहीं, जो आपको चाहिए भी नहीं पूछा गया, ये दे रहा हूं वो ले लो। और उसके बाद हम अगर 9 साल तक नितिन गडकरी का पूरा उनके मुंह से निकले हुए कई शब्द ऐसे हैं, कई बार उन्होंने अपनी ही पार्टी की क्रिटिसिज्म किया है, जो हालांकि बीजेपी की डिसिप्लिन में बैठता नहीं है, क्योंकि बीजेपी की डिसिप्लिन में
अपनी ही पार्टी को कहीं क्रिटिसाइज करना, इसके ऊपर एकमात्र है जो कई बाकी पार्टियों में भी है, सस्पेंशन। लेकिन खुलेआम इन्होंने बोला है कि हमारी पार्टी में इस प्रकार से चल रहा है आजकल वगैरह, ऐसे कई बार बोला है। ये नितिन गडकरी का फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रहा है। 9 साल हो गए हैं, आजकल उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। एक दो बार वो भरी सभा में उनको, जिसको बोलते हैं, चक्कर आ गया था, हमने वो टीवी पे भी देखा है। तो उनको ऐसा एक दिल में बात है कि 2024 अगर मिलना है तो 2024 तक, 24 आ गया तो हमारा 24 के इलेक्शन आ गए तो उसके बाद मेरा राजकीय करियर क्या होगा मुझे पता नहीं। तो जो एम्बिशन या जो जो हमारे दिल में एक बात डाली गई थी कि यू विल बी द प्राइम मिनिस्टर, अध्यक्ष के बाद आप सीधा प्राइम मिनिस्टर चले जाएंगे, ये 2010 में उनके दिमाग में डाली हुई बात 14 से वो इतने कम होती गई है, और उसका जो डेस्परेशन है वो 2023 में जो आपने अभी जो बातें बताई कि वो बोल रहे कि हमारे बीजेपी के पास ऐसा साबुन है वगैरह, वो बातें बाहर आ रही है क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे, आरएसएस के डिसिप्लिन में है, और ना वो सब कुछ छोड़ के, जिसको बोलते हैं छोड़ छाड़ के बाहर आ गए और गडकरी खुलेआम बोले, ये भी तैयार नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने किया तो उनको कोई भी संघ परिवार के, जिसको बोलते हैं रैंक एंड फाइल, उनके उनके बाजू में नहीं रहेंगे। जो भी कोई थोड़े बहुत रहेंगे उनकी वजह से वो चुन के नहीं आएंगे, ना चुन के आ सकेंगे और ना आगे जा सकेंगे। या जैसा हमने देखा है, मैं आप एक दो नाम बताता हूं। मध्य प्रदेश के गोविंदाचार्य, उन्होंने अपने अटल बिहारी को चैलेंज किया था। फिर बलराज मधोक, इन्होंने भी अटल बिहारी वाजपेयी को चैलेंज किया था। वो दोनों पॉलिटिक्स में कहाँ है। खुद संजय जोशी, आपने कवर किया, मैंने भी कवर किया है, उन्होंने एक साथ आडवाणी और नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया था, आज वो कहाँ है। तो नितिन गडकरी नहीं चाहते हैं कि ये लिस्ट में लेटेस्ट नाम मेरा भी हो, जिसमें एकनाथ खड़से का भी नाम गया है। गडकरी नहीं चाहते हैं कि इस लिस्ट में मेरा नाम हो, लेकिन वो दिल जो है उनका बिल्कुल ये यही फैक्ट है कि वो नहीं चाहते उस लाइन से जाए, लेकिन मन में जो बातें रहती है ना, वो कभी कभी उनके दिमाग, उनके मुंह से निकल जाती है उस प्रकार से। चाहे वो साबुन है, चाहे वो बीजेपी नाम की एक फैक्ट्री है जहां सब वॉशिंग करके आ रहे हैं, और ये केवल प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं मिली, इसके लिए होने वाला डेस्परेशन है। जयंत जी, आपको ये नहीं लगता कि इससे बीजेपी का अच्छा खासा नुकसान हो सकता है आने वाले चुनाव में? नितिन गडकरी यानी कि महाराष्ट्र के लिए विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। महाराष्ट्र में मुंबई सिटी में भले वो मुंबई कर नहीं थे, नागपुर कर थे, बावजूद इसके उन्होंने मिनिस्टर बनने के बाद 36 फ्लाईओवर मुंबई में बनाए, जिन फ्लाईओवर्स के आधार पे आज मुंबई सिटी टिकी है। आज भी जो मुंबई सिटी टिकी है उसके पीछे इन फ्लाईओवर्स का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा नमामि गंगे प्रोजेक्ट, जिस तरह से सड़कें बनाने का प्रोजेक्ट, सी ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, और इतने बड़े कद्दावर नेता अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट देते हैं तो बीजेपी के लिए नुकसानदेह है, ऐसा आपको नहीं लगता? बिल्कुल है, लेकिन बात यह है कि अगर खुद खुद अगर नरेंद्र मोदी नंबर 1 नहीं चाहते, वो चाहते हैं, यानी ये जो पार्ट हुआ वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का। अब ये क्यों इनको टारगेट किया जा रहा है? खुद नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उनकी हैट्रिक में, उनके तीसरे टर्म में पोटेंशियल राइवल विद इन पार्टी ना रहे। क्या कैग रिपोर्ट भी इसी वक्त आना यही वजह से है? हाँ, मुझे यही लगता है। जैसा हमने कई बार देखा है कि विरोधी पक्ष का एखादा जो भी कोई लीडर होगा, वो सत्ताधारी पक्ष के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आरोप नहीं करता, उसके बाजू में बैठे हुए आरोप करता है। क्यों? और बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप तो बहुत अच्छे हो। जैसे मनमोहन सिंह के साथ हमने कई बार देखा है, या तो हमने नरसिंह राव के साथ देखा है, और बोला गया था कि नरसिंह राव आप अच्छे हैं, मनमोहन सिंह आप अच्छे हैं, लेकिन सोनिया गांधी के ऊपर अटैक कर रहा थे, बराबर है। तो इसी प्रकार से ये जो अटैक है वो कैग द्वारा हो रहा है नितिन गडकरी के ऊपर, और ये किस लिए हो रहा है?
तो मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी डज नॉट वांट एनी राइवल विद इन पार्टी एज अ पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। थोड़ी सी अलग बातें बताता हूं। नितिन गडकरी की कई बार मर्यादाएं भी खुली हो चुकी है। नितिन गडकरी की लास्ट पार्टी लेवल की मेजर असाइनमेंट थी, जबकि उनको अमित शाह ने बोला था चलिए हमको गोवा में सरकार बनानी है। कुछ उनको 4-5 विधायक या 7-8 विधायक कम पड़ रहे थे। वो गए, मृदुला सिन्हा, जो भी कोई मृदुला सिन्हा गोवा की राज्यपाल थी, वहां जाके जो भी कुछ किया, जिसको हम मानते हैं कि एवरीथिंग शुड बी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने बोला इट इज नॉट एसेंशियल, वो बोलते हैं। और जैसा उन्होंने मणिपुर में किया, इसी प्रकार से वो नजमा हेपतुल्ला मणिपुर में थे, उन्होंने वहां किया, और यहाँ मृदुला सिन्हा ने किया। ये नितिन गडकरी की लास्ट मेजर पार्टी असाइनमेंट थी। आज सबसे बड़ी बात बताता हूं, जिस महाराष्ट्र में हम बैठे हैं, महाराष्ट्र में 2 पार्टियां टूटी, 40-40 एमएलए लेके उनके नेता बीजेपी के गठबंधन में आ गए। एक सीएम बने, एक डिप्टी सीएम बने। लेकिन ये 80 जब पूरे दूसरे खेमे में आ गए, इसमें आप देखिए नितिन गडकरी का रोल क्या था, तो बिग जीरो। एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आप जो बोल रहे हैं कि क्या पार्टी के ऊपर असर पड़ेगा, तो धीरे धीरे यू आर नॉट नीडेड, यू आर नो मोर एसेंशियल। आपकी वो ताकत नहीं है, देवेंद्र फडणवीस हमारे लिए हैं। इस प्रकार के संदेश दिए जा रहे हैं कि आप क्या समझते हैं कि आपको सिर्फ आरएसएस के सपोर्ट के ऊपर आप आगे जा सकते हो। एंड दैट इज द रीजन ये सब तब हो रहा है। अब देखिए क्रोनोलॉजी में देखिए, पिछले साल एकनाथ शिंदे आ गए 40 लेके, और अभी 1 या 2 महीने पहले अजित पवार आ गए 40 एमएलए और लेके। उसके बाद ये डिस्परेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि अब जो देवेंद्र फडणवीस का कद है नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। 2 बार मेजर डिफेक्शन करके 80 एमएलए आने लाने वाला एक बीजेपी का एकमात्र देश का बीजेपी का नेता पूरे देश का, ये लेवल पे आज देवेंद्र फडणवीस। इस अगर ये अगर यार्डस्टिक रखे, तो वहां नितिन गडकरी कहां है? ही इज नोवेयर। और इसकी वजह से डिस्परेशन उनका ज्यादा आ रहा है। जी, जयंत जी, आपने इस पूरे विषय पे हमें डिटेल में बताया, हमारे साथ सारी जानकारी शेयर की, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, नितिन गडकरी ये इन दिनों फिर एक बार सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन सुर्खियों में बने रहने की वजह जो है वो विपरीत है। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये मामला किस ओर करवट बदलता है। शो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।